हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के जनरल प्रॉपर्टीज़, एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य गुण। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताए थे कार्बोनिल कंपाउंड्स के। कार्बोनिल कंपाउंड्स की जब हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कार्बोनिल ग्रुप का नेचर जानना ज़रूरी होता है। कार्बोनिल ग्रुप में एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन का एटम डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन के एटम से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए उन दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड हैं उसके इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुए हुए होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई गई है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल नहीं है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, बल्कि डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुई हुई है। ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ जाता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाती है। ऑक्सीजन ये पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड की इस पोलैरिटी के कारण एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कार्बोनिल ग्रुप में रेजोनेंस का इफ़ेक्ट भी देखा जाता है इस पोलैरिटी की वजह से। ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इसका पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह कार्बोनिल ग्रुप के ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जो हमने अभी बताया आपको, इस इफ़ेक्ट के कारण कार्बन का जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स की, कार्बोनिल ग्रुप की ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए ये एडिशन रिएक्शन देगा, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। ये रिएक्शंस अगर हम किसी एसिड की प्रेजेंस में कराएं तो कार्बन पूरी तरह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरह से ये रिएक्शन बहुत ही आसानी से संपन्न हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो इन रिएक्शंस को, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को अगर एसिड की प्रेजेंस में कराया जाता है तो एसिड का H+ इस O- से अटैच हो जाता है, और कार्बन के ऊपर अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ना होके पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और इस वजह से ये रिएक्शंस और आसानी से हो जाती हैं। यहाँ पे एक और बात पे आपको ध्यान देना है कि कार्बन का जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जो कार्बोनिल ग्रुप का मॉलिक्यूल है, कार्बोनिल ग्रुप जिस मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ होता है वहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग -I इफ़ेक्ट देता है। -I इफ़ेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। तो जिस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है वो उस कंपाउंड में बहुत स्ट्रॉन्ग -I इफ़ेक्ट देता है और इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इस ग्रुप की अल्फ़ा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन का एटम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाता है, और इस वजह से ऐसे कंपाउंड्स बहुत तरह की पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। इसके यहाँ पे अगर CH3 ग्रुप अटैच्ड हो
तो इस CH3 ग्रुप को हम, इसके जो हाइड्रोजन्स हैं उसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन बहुत आसानी से H+ के फॉर्म में, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल सकता है और ये बन जाता है CH2-। इस CH2- बनने की वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं। हम आगे जब नेम्ड रिएक्शंस पढ़ेंगे तब ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल ग्रुप की जो बची हुई 2 वैलेंसीज होती हैं उनके साथ यदि कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप यानी -I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप जुड़ जाए तो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को और बढ़ा देगा। देखिए, इस कार्बन से अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो -I इफ़ेक्ट देता हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो इसकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अपोजिट यदि कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मतलब +I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देगा और कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को भी कम कर देगा। हम एग्जाम्पल लें, यहाँ हमने 3 कंपाउंड्स लिए हैं। फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, एसिटल्डिहाइड लिया है और एसीटोन लिया है। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, ये एसीटोन है। फॉर्मेल्डिहाइड में इस कार्बन से दोनों H जुड़े हैं जिसका ना -I इफ़ेक्ट होता है ना +I इफ़ेक्ट होता है। एसिटल्डिहाइड में एक CH3 ग्रुप जुड़ा है। CH3 ग्रुप का +I इफ़ेक्ट होता है। +I का मतलब बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये इस कार्बन की तरफ भेज देता है। ये देखिए यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है। ये एरो ये बता रहा है कि CH3 और कार्बन के बीच के बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए हुए हैं, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इन्होंने कम कर दिया। एसीटोन में 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी कम हो गई। इस वजह से एसीटोन की रिएक्टिविटी सबसे कम है, उसके बाद एसिटल्डिहाइड की और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम -I इफ़ेक्ट का देखेंगे। यहाँ हमने कंपैरिजन किया है क्लोरेल और एसिटल्डिहाइड का। क्लोरेल होता है ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, मतलब एसिटल्डिहाइड के मिथाइल ग्रुप के तीनों हाइड्रोजन्स को अगर हम क्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, जिसे क्लोरेल कहते हैं। जो क्लोरल ग्रुप होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग -I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप होता है, मतलब ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अट्रैक्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स CCl3 ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इस वजह से इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये है एसिटल्डिहाइड, इसमें CH3 ग्रुप का +I इफ़ेक्ट होता है जो कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देता है। इसलिए क्लोरल और एसिटल्डिहाइड का हम रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करें तो क्लोरल एसिटल्डिहाइड से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है। यहाँ इंडक्टिव इफ़ेक्ट के अलावा एक और इफ़ेक्ट भी काम कर रहा है और वो है स्टेरिक इफ़ेक्ट। स्टेरिक इफ़ेक्ट का मतलब कंपाउंड में अगर कोई बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस करता है, त्रिविम बाधा डालता है। तो यदि कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप बड़ा हो, बल्की हो, तो वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा, मतलब त्रिविम बाधा पैदा करेगा, जिसके फलस्वरूप जो कंपाउंड होगा उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि उस कार्बन से जो 2 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो बहुत बड़े ग्रुप हैं। ये इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं
यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है डाई आइसोप्रोपाइल और डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन का। यहाँ देखिए कार्बोनिल कार्बन की जो 2 वैलेंसीज़ हैं उनसे यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ ये वाला जो ग्रुप है वो कंपैरेटिवली इससे कम बल्कि है, इसलिए डाई आइसोप्रोपाइल की रिएक्टिविटी डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में आप लोग जानते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें ये देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन ये अमाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, यहाँ पे भी एक कार्बोनिल ग्रुप है। और एस्टर, ये एस्टर है, एस्टर में भी एक कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन इन कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप होने के बावजूद भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नहीं होते। इसका रीज़न ये है कि यहाँ कार्बोनिल ग्रुप से जो दूसरे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ OH ग्रुप, यहाँ NH2 ग्रुप और यहाँ OR ग्रुप, इन ग्रुप्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल ग्रुप के साथ इस तरह से रेजोनेंस करते हैं कि कार्बोनिल कार्बन बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो पाता। ये देखिए यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस दिखाया गया है। इस OH के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर गए। सेम चीज़ अमाइड में होती है। अमाइड में नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ गए, डबल बॉन्ड आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ये कार्बन जब तक पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा तब तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नहीं हो सकते। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में कार्बोनिल ग्रुप होता है लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नहीं देते, तो आप उसको इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एल्डिहाइड और कीटोन्स की। एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, वो एक गैस होती है। इस फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सोल्यूशन को हम फॉर्मेलिन कहते हैं। नेक्स्ट मेंबर एसिटाल्डिहाइड है, वो एक लो बॉइलिंग पॉइंट वाला 21 डिग्री सेंटीग्रेड वाला लिक्विड होता है। C11 तक के एल्डिहाइड लिक्विड होते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ता जाता है, जबकि C11 से ऊपर वाले जो हायर मेंबर्स हैं, हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्डिहाइड्स हैं, वो सब सॉलिड होते हैं। इसी तरह 11 कार्बन एटम्स तक कीटोन्स भी लिक्विड होते हैं, जबकि हायर मेंबर्स सॉलिड होते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स के कंपैरिजन में कम होते हैं, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। इसका रीज़न समझाइए। तो इसका कारण ये होता है कि एल्कोहल्स में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे उसके मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होती है तो इस वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और यहाँ भी बहुत सारे कार्बोनिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं, पर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सिंपल अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल्स के कंपैरिजन में कम रहता है। पर एल्केन्स में पोलैरिटी नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन भी नहीं होता। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को दिखाया हुआ है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कार्बोनिल के एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्शन फोर्स बन जाता है। इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से
कार्बोनिल के कई मॉलिक्यूल्स साथ रहते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम इनकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे। जो लोअर कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। इसका रीज़न ये है कि जो लोअर कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो पानी के साथ हाइड्रेट बनाते हैं, पानी के साथ हाइड्रेट बना के सॉल्युबल हो जाते हैं, जबकि हायर जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें एल्किल रेडिकल, जो उनका एल्किल ग्रुप है, वो उसका आकार बड़ा हो जाता है, साइज़ उसका बढ़ जाता है और इस वजह से वो हाइड्रेट्स नहीं बना पाते। यहाँ देखिए हाइड्रेट बनाया हुआ है, ये एक एल्डिहाइड है, पानी के साथ ये रिएक्ट करता है, H2O मतलब H+ और OH- होता है, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ और ये कंपाउंड बना एक जेम डाइऑल। बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ एसोसिएट होते हैं, सिंपल अट्रैक्शन फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये देखिए, ये पानी का एक मॉलिक्यूल इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, एक मॉलिक्यूल इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इन्हें हम कहते हैं हाइड्रेट। तो ये हाइड्रेट बना के पानी में सॉल्युबल होते हैं। पर जैसे जैसे इस एल्किल ग्रुप का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रेट बनाने की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जाएगी और कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। जो अब हम बात करते हैं इसके स्मेल की। जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, ऑब्नॉक्शियस होती है, लेकिन जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है कंपाउंड्स की स्मेल भी अच्छी होती जाती है, स्वीट स्मेलिंग हो जाते हैं। और कीटोन्स जो होते हैं वो तो उनकी स्मेल तो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत सारे कीटोन्स की फ्रूटी स्मेल भी होती है। ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एडिशन रिएक्शंस होते हैं और इसमें नाभिक इसने ही सबसे पहले जो अटैक करता है वो एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं। कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी के कारण कार्बन का जो एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हम सिंपल तरीके से एक प्रोटोटाइप रिएक्शन के तौर पर ऐसे समझा सकते हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये दूसरा रिएक्टेंट है जिससे हमें रिएक्शन कराना है, जिसका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पहले आके कार्बन पर अटैक करता है, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है फिर वो ऑक्सीजन पर अटैक करता है और हमको ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। इसकी जो मैकेनिज़्म है दो तरीके से हो सकती है। पहला जो तरीका है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है जो कि एक स्लो स्टेप है, हमेशा याद रखिए जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करने वाला पद होता है। तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड का मूवमेंट होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ एक बनता है एक स्टेबल इंटरमीडिएट एनायन बनता है। ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और वो आसानी से नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रख सकता है। सेकेंड स्टेप है रिएक्शन का, वो फास्ट स्टेप होता है, ये H+O- के ऊपर आके जुड़ जाएगा और हमको प्रोडक्ट मिलेगा। जो दूसरा तरीका है इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म का, अगर हम इस रिएक्शन को किसी एसिड की प्रेजेंस में कराएं, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएं, तो पहले कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाता है। एसिड का जो H+ होता है वो OH वो इसके O- से आके जुड़ जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है
और कार्बन प्लस हमको एक इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकेटायन मिलता है। सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे और प्रोडक्ट मिल जाता है। जो यूजुअल कंडीशंस होती हैं, जनरल कंडीशंस होती हैं, उसमें जो ये फर्स्ट मैकेनिज्म है इसी से रिएक्शन पूरा होता है। इसमें एक स्टेबल इंटरमीडिएट एनायन बनता है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यदि एसिड की प्रेजेंस में हम कराएं तो पहले कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाता है। अब सेकेंड वाला ज़्यादा आसानी से होने वाला रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड रिएक्शन है, उसमें न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पहले ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाता है और इस वजह से सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो कम हो जाती है। आपने फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जिन रिएक्शन के लिए सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाती है, वो ज़्यादा आसानी से हो सकते हैं। इसलिए जब हम एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से हो जाती हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन। HCN को जब हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एडिशन करके साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, और जब इन साइनोहाइड्रिन का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोक्सी एसिड्स हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। इसको देखिए, रिएक्शन को देखिए। फर्स्ट स्टेप ये HCN का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हुआ। जो कंपाउंड बना वो था साइनोहाइड्रिन। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे मैकेनिज्म बताया था उसी तरह यहाँ का मैकेनिज्म होगा। यहाँ CN- न्यूक्लियोफाइल है, वो पहले अटैक करेगा। इस साइनोहाइड्रिन का हमने हाइड्रोलिसिस कराया। साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस जब भी होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। आपको साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप हाइड्रोलिसिस कराइए। जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोक्सी एसिड है। इसका मैकेनिज्म देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये न्यूक्लियोफाइल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। फर्स्ट स्टेप स्लो रिएक्शन है, स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ये बन गया एक स्टेबल इंटरमीडिएट एनायन। नेक्स्ट स्टेप में HCN का H+O- से अटैच होता है और ये साइनोहाइड्रिन बन गया। एसिटाल्डिहाइड का ये साइनोहाइड्रिन है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो प्रोडक्ट मिला हाइड्रोक्सी एसिड, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे सोडियम बाईसल्फाइड के साथ एडिशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड का। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ एडिशन करते हैं और एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। ये देखिए, ये सोडियम बाईसल्फाइड है, NaHSO3। इसमें SO3 न्यूक्लियोफाइल है, H यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। ये बना एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट को हम इस तरीके से लिखते हैं, SO3- और सोडियम यहाँ पे। ये हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है, लवण है, सोडियम सॉल्ट है। इन कंपाउंड्स में सल्फ़र का जो एटम होता है वो सीधे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड्स के सॉल्ट होते हैं। ये जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनको हम बनाते हैं और इससे अगर हमें फ्री कार्बोनिल कंपाउंड वापस से लेना है तो हम इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस से। तो हमें फिर से जिस कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन स्टार्ट किया था, वो कार्बोनिल कंपाउंड हमको फ्री स्टेट में मिल जाता है। इसलिए इस रिएक्शन की यूटिलिटी ये है कि अगर बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर बना हुआ हो और उसमें से हमें कार्बोनिल कंपाउंड को अलग करना हो तो हम सोडियम बाईसल्फाइड के साथ उसका रिएक्शन करेंगे। हमको सॉल्ट मिल जाएगा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड का, जो कि सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन होगा। इसलिए हम उसको अलग कर लेंगे और उस क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्ट से
का हाइड्रोलिसिस जब हम कराएंगे तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड फिर से मिल जाएगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए, NaHSO3 डिसोसिएट होके Na+ और HSO3 बना लेता है। HSO3 आगे फिर डिसोसिएट होके H+ और SO3- बनाता है। तो यहाँ SO3-2 ये है न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव के ऊपर, ये एक इंटरमीडिएट बन गया, इस पे H+ आके O- से जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड Na+ इसके साथ SO3- के पास आके अटैच हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स के साथ इससे जुड़ जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड का। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर पानी और अल्कोहल का एडिशन। कार्बोनिल कंपाउंड्स पानी के साथ डाइल्यूट एसिडिक या डाइल्यूट बेसिक मीडियम में एडिशन करते हैं और जेम डायोल बनाते हैं। जेम डायोल हम उन डायोल्स को कहते हैं, डायोल्स का मतलब 2 OH ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जुड़े हुए, और जेम डायोल का मतलब सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जुड़े हुए। तो जब पानी और अल्कोहल, पानी के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो जेम डायोल बनते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि हम इनको अलग नहीं कर सकते। लेकिन यदि कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई -I इफ़ेक्ट वाला सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो तो हमें स्टेबल हाइड्रेट भी मिल सकते हैं। एग्जाम्पल, हम रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरल के साथ। क्लोरल का रिएक्शन हमने पानी के साथ किया, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेसिक मीडियम में। ये देखिए H2O को हम OH- और H+ कह सकते हैं। H+ जुड़ गया इस ऑक्सीजन के साथ और OH- जुड़ गया इस कार्बन के साथ। तो सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट। क्योंकि ये वाला ग्रुप CCl3 ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग -I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ ये जेम डायोल स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, हम इनको अलग से बना सकते हैं। जो सेकेंड इसका एग्जाम्पल है वो है इंडेन 1,2,3 ट्राईऑन। जब हम इसका पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ 3 CO ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, 3 CO ग्रुप्स हैं इसमें। एक CO ग्रुप के साथ पानी का एडिशन हो जाता है, जो कंपाउंड बना उसे हम कहते हैं निन हाइड्रीन। यहाँ पे भी जो CO ग्रुप है मैं पहले बता चुकी हूँ, -I इफ़ेक्ट वाला होता है। 2 CO ग्रुप्स जुड़े हुए हैं इस वाले CO ग्रुप से, स्ट्रॉन्ग -I इफ़ेक्ट वाले, इस वजह से ये निन हाइड्रीन भी एक स्टेबल कंपाउंड है। जो सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप्स का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी कम होती जाती है और इस वजह से इनके हाइड्रेशन की नेचर भी घटती जाती है। यहाँ देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO का अगर हम हाइड्रेशन करें, पानी के साथ इसका रिएक्शन कराएं तो 99.99% इसका हाइड्रेशन हो सकता है। अगर एसिटल्डिहाइड की बात करें, CH3 ग्रुप +I इफ़ेक्ट वाला है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन कम हो जाती है। एसीटोन में 2 CH3 ग्रुप हैं, 2 +I इफ़ेक्ट वाले ग्रुप हैं, इसलिए इसका हाइड्रेशन, पानी के साथ इसका एडिशन प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता और नहीं बनता। इसी तरह अभी हमने पानी के साथ एडिशन की बात की, अब अल्कोहल से एडिशन की बात करते हैं। अल्कोहल भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ एडिशन करके हेमी एसिटेल और हेमीकीटेल बनाते हैं। यहाँ देखिए ये एल्डिहाइड को हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया, H+ और RO- कार्बन से जुड़ेगा, H+ ऑक्सीजन से जुड़ेगा और हमको मिलेगा हेमी एसिटेल। कीटोन के साथ रिएक्शन करने पर हेमीकीटेल बनता है। अगर इन हेमी एसिटेल और हेमीकीटेल को अल्कोहल के एक और मॉलिक्यूल के साथ हम रिएक्शन कराएं तो हेमी की जगह हमें एसिटेल और कीटेल मिलता है। ये देखिए हेमी एसिटेल को एक और ROH के साथ हमने रिएक्शन कराया, ये OH ग्रुप रिप्लेस हो गया RO ग्रुप से, एसिटेल बना, सेम रिएक्शन हेमीकीटेल में हुआ और प्रोडक्ट बना कीटेल। ये थे एल्डिहाइड और कीटोन्स के कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस, कुछ नेम्ड रिएक्शन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में और उनकी मैकेनिज़्म के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।